30 सालों में पहली बार दिल्ली घाटे में जा रही है। आज दिल्ली सरकार के पास अपने ऑपरेशनल खर्च उठाने के भी पैसे खत्म हो रहे हैं। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ के लोन की मांग की है। अब तक तो सिर्फ दिल्ली की हवा, पानी, सड़क, बिजली और अर्बन इंफ्रा ही बर्बादी के रास्ते पर थे, लेकिन पहली बार सरकार को अपने खर्चों और सैलरीज के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ पड़ी है। लेकिन दिल्ली में इन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। बातें हो रही हैं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना, संजीवनी योजना, ऑटो ड्राइवर्स और वृद्धों के लिए अनाउंस हुई कई सारी फ्रीबीज की। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ये फ्रीबीज सच में दिल्ली के हित में है या फिर पैसों के बदले वोट खरीदने का एक लीगल, मान्य और फायदेमंद तरीका, और क्या दिल्ली के लोग अपना वोट बेचकर फ्यूचर जनरेशन पर बहुत बड़ा भार डाल रहे हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शहर है और पॉल्यूशन के हिसाब से तीसरा। नई दिल्ली और एनसीआर को लेकर काफी कंफ्यूजन्स रहती हैं। पहले थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। दिल्ली की महाभारत काल से ही एक कंटिन्यूअस हिस्ट्री रही है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में दिल्ली प्रोमिनेंस में तब आया जब अंग्रेजों ने उसे अपनी राजधानी बनाया। 1911 से पहले कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी, जहां से उनका पूरा एशिया का 60% से ज्यादा ट्रेड होता था। बंगाल विभाजन और स्वदेशी मूवमेंट के कारण उन्हें अपनी राजधानी बदलनी पड़ी, तो उन्होंने प्राचीन दिल्ली के एक हिस्से को अपनी राजधानी बनाया, जिसे हम आज नई दिल्ली कहते हैं। तो नई दिल्ली दिल्ली के 11 जिलों में से एक है और यही भारत की राजधानी भी है। आजादी के समय दिल्ली पार्ट सी स्टेट्स में था और उसकी 48 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी। 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने दिल्ली का ये स्टेटस छीनकर उसे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के अंडर आने वाली यूनियन टेरिटरी बना दिया। 80s में दिल्ली में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। पूरे देश भर से और स्पेशली यूपी, बिहार और हरियाणा से बहुत बड़ी पॉपुलेशन ने रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ माइग्रेट किया। इन बड़े शहरों में दिल्ली एक ऑब्वियस चॉइस बनकर उभरा। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन से आई समस्याओं से निपटने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट लाया गया। इसके तहत एनसीआर बनाया गया, जिसमें दिल्ली के 11 जिलों के अलावा यूपी, हरियाणा और राजस्थान के 13 और जिले शामिल किए गए। सो इन शॉर्ट, दिल्ली, नई दिल्ली और एनसीआर। अब आते हैं वर्तमान दिल्ली पर। करंट टाइम्स में दिल्ली की पॉपुलेशन 33 मिलियन यानी 3.25 करोड़ है। इसकी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर दिल्ली की टॉप 3 प्रॉब्लम्स की बात करें, हाउसिंग, कंजेशन और पॉल्यूशन इसकी मेन प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन दिल्ली इंडिया की सबसे ल्यूक्रेटिव जगह भी है। अगर जीडीपी की बात करें तो दिल्ली की स्टेट जीडीपी 11 लाख करोड़ की है और पर कैपिटा इनकम 4,61,000 रुपए। दिल्ली का 2023-24 का बजट 78,000 करोड़ का था। एंड दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को बाकी स्टेट्स की तरह अपना मेजॉरिटी बजट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर खर्च नहीं करना होता। Hence 78,000 करोड़ इज इनफ टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स। तो दिल्ली के मालिक हम दिल्ली चलाएंगे। केजरीवाल जी के सारे वादे जैसे यमुना की सफाई, एजुकेशन, हेल्थ और पॉल्यूशन सब पूरे हो सकते हैं, लेकिन क्या दिल्ली सरकार ऐसा कर रही है? आसान जवाब है नहीं। अगर हम 2023-24 और 24-25 के बजट को कंपेयर करें तो दिल्ली का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 8% से बढ़ा है और कैपिटल आउटले 29% से घटा है। अगर इन टर्म्स को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो आम आदमी की तरह ही सरकारें भी अपनी कमाई और खर्चों का हिसाब रखती हैं, जिसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं और आम भाषा में हम इसे बजट कहते हैं। बजट के 2 हिस्से होते हैं, कमाई और खर्च यानी रिसीट और एक्सपेंडिचर, जो फर्दर 2 तरीके के होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू खर्चों में सैलरीज, पेंशन, सरकार द्वारा लिए गए लोन्स के इंटरेस्ट पेमेंट और सब्सिडी जैसी चीजें आती हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में नया इंफ्रा बनाने जैसी चीजें शामिल हैं। दिल्ली का बजट पिछले 30 सालों से सरप्लस में था। इवन 2024-25 में भी 3,231 करोड़ के सरप्लस के एस्टिमेट्स थे, बट एडिशनल डिमांड्स को शामिल करने के बाद रिवाइज एस्टिमेट्स में दिल्ली को 1,495 करोड़ का घाटा होगा। बट दिल्ली में इलेक्शंस हैं और सारी पार्टियां डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से फ्रीबीज अनाउंस कर रही हैं। इवन 31 सालों में पहली बार रेवेन्यू डेफिसिट में होने के बाद भी पार्टीजान पॉलिटिक्स इतनी हावी है कि दिल्ली सीएम आतिशी मार्लेना का इस पर यह कहना है कि बीजेपी द्वारा रूल 22 स्टेट्स में कोई भी ऐसा नहीं है जो डेफिसिट में न हो। इससे पहले इरेशनल फ्रीबीज के क्वेश्चन पर एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल जी हमेशा कहते थे कि दिल्ली सरप्लस स्टेट है तो हम
अपनी जनता पर इन्वेस्ट क्यों न करें। सो इसके जवाब में मैं तुम्हें बताता हूं कि क्यों और कैसे आज की फ्रीबीज कल की दिल्ली के लिए घातक है। ना मैंने इनिशियली तुम्हें बताया कि दिल्ली का स्टेट जीडीपी 11 लाख करोड़ का है, जिसका टोटल 85% सर्विस सेक्टर से आता है और बचा 13% मैन्युफैक्चरिंग और सिर्फ 2% ही एग्रीकल्चर से आता है। इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि दिल्ली के कुल रेवेन्यू का 51% SGST से आता है। नाउ ये कंजम्पशन पर लगने वाला डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब शुरुआत में मैंने तुम्हें दिल्ली की 3 बड़ी समस्याएं बताई थी, हाउसिंग, कंजेशन और पॉल्यूशन। अगर इन तीनों को पॉपुलेशन के साथ जोड़कर देखें तो दिल्ली सस्टेनेबल नहीं है। अगर दिल्ली को बचाए रखना है तो डी कंजेशन करना ही होगा। ये सिर्फ एक यूट्यूबर की स्पेकुलेशन नहीं है, एनसीआर का आइडिया अपने आप में इस बात की पुष्टि करता है। इवन RRTS यानी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम भी इसी डायरेक्शन में उठाया गया कदम है। यानी अगर डी कंजेशन किया जाता है तो ऑब्वियसली दिल्ली की पॉपुलेशन कम होगी। मैं अपने 1 साल के दिल्ली में रहने के एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ कि बिजनेसेस एंड पीपल आर ईगर टू गो आउट ऑफ दिल्ली। हाँ, अगर वो दिल्ली को लेकर नॉस्टैल्जिक ना हो तो। नाउ इमेजिन, आज जो फ्रीबीज सरकार दे रही है उसका सीधा इंपैक्ट डेवलपमेंट पे पड़ रहा है, जैसे नया इंफ्रा बनाना या पॉल्यूशन से लड़ना। और इन फ्रीबीज के लिए जो कर्ज सरकार लेगी या लेने की बातें कर रही है, ऑब्वियस सी बात है उसका बर्डन अगली जनरेशन पर पड़ेगा। और ये मैं नहीं, दिल्ली के फाइनेंस सेक्रेटरी का कहना है। नाउ मेरे हिसाब से रेशनल फ्रीबीज जैसा कुछ नहीं होता। पुरानी कहावत है कि इफ समथिंग इज फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। अगर बिजली फ्री में मिलेगी तो नंगी तारों से करंट भी तुम्हारे ही बच्चे को लगेगी। अगर पानी फ्री आ रहा है तो हो सकता है डायरेक्ट सीवर से लीक होकर आ रहा हो। और ये कोई दिल्ली स्पेसिफिक या आम आदमी पार्टी से ही रिलेटेड नहीं है। रेशनल फ्रीबीज जैसा कुछ होता ही नहीं है, फिर चाहे वो दिल्ली हो या लोकसभा इलेक्शंस के टाइम पर चल रही खटाखट स्कीम हो, 80 करोड़ लोगों को नॉन क्राइसिस टाइम में भी फ्री राशन देना हो या किसान सम्मान निधि जैसी कोई भी योजना हो। सो इस इशू पर 2 स्टेक होल्डर्स हैं, जनता और पॉलिटिशियन। अब पॉलिटिशियन चाहे जैसा भी हो, उसके लिए कुर्सी और अगले 2 चुनावों का जुगाड़ पहले आता है। एक पॉलिटिशियन के लिए बाकी सारी बातें सेकेंडरी होती हैं, तो गेंद सीधे सीधे जनता के पाले में है। सो इट्स फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि कहीं चुनाव में किए गए वादे हमें लॉन्ग टर्म हैम्पर ना करें। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। इस टॉपिक पर अपनी राय कमेंट्स करना। बाकी सी यू अगेन। हर हर महादेव।